दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है उस सिस्टम की जो धीरे धीरे अंदर से सड़ता गया। ये कहानी है उस लालच की जो एक आम इंसान को दरिंदा बना देती है। एक ईमानदार पुलिस वाले का बेटा कैसे भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये फैसलों की कहानी थी। एक के बाद एक गलत फैसले जो उसे अंधेरे में धकेलते चले गए। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जहां से वापसी नामुमकिन थी। मुंबई की वो सड़कें जो कभी उसकी पहचान थीं, आज भी उसकी कहानी सुनाती हैं, खून, डर और सत्ता की। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है और उसका अंत अभी बाकी है। 70 के दशक की माया नगरी मुंबई। बॉम्बे पुलिस के एक बेहद ईमानदार और उसूलों वाले हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर का परिवार रहता था। इब्राहिम एक ऐसा शख्स था जिसने जिंदगी भर अपनी खाकी वर्दी पर रिश्वत का एक दाग नहीं लगने दिया। लेकिन नियति का खेल देखिए, उसी पुलिस वाले के घर में एक ऐसा नापाक मंसूबा आकार ले रहा था जो आने वाले दशकों तक भारत की छाती पर मूंग दलने वाला था। इब्राहिम का बेटा दाऊद इब्राहिम। दाऊद बचपन से ही अलग था। पढ़ाई लिखाई में उसका कोई मन नहीं लगता था। उसकी आंखें हमेशा अपने इलाके के उन भाई लोगों को घूरती थी जो महंगी घड़ियां पहनते थे, जिनके पास इंपोर्टेड गाड़ियां थी और जिनके एक इशारे पर पूरा बाजार बंद हो जाता था। दाऊद की आंखों में मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनने की भूख थी। शुरुआत हुई डोंगरी की सड़कों पर छोटी मोटी चोरियों से, राहगीरों को लूटने से और दुकानदारों से हफ्ता वसूली करने से। उस वक्त मुंबई पर राज था बड़े खिलाड़ियों का, हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल और करीम लाला। स्मगलिंग की दुनिया पर करीम लाला का राज था। 20 साल के उस नौजवान दाऊद ने करीम लाला का गैंग ज्वाइन कर लिया। दाऊद का काम था स्मगल किए गए सोने, घड़ियों और हथियारों की कंसाइनमेंट को पुलिस की नजरों और दुश्मन गैंग से बचाकर सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाना। लेकिन दाऊद कोई आम गुर्गा नहीं था। वो सांप की तरह कुंडली मार कर बैठा था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। गैंग में करीम लाला के 2 सगे भांजे भी थे, आलमजेब और अमीरजादा। इन दोनों को दाऊद की बढ़ती अहमियत और उसकी चालबाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक रात एक कस्टम ऑफिसर ने करीम लाला के सोने की बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ ली। आलम का खून खौल उठा। उसने बिना वक्त गवाए उस ऑफिसर को किडनैप कर लिया। मुंबई के एक सीक्रेट बेसमेंट में उसे बांध कर रखा गया। आलम ने उसके माथे पर बंदूक रखते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई पठान का माल छूने की? जान प्यारी है तो 2 लाख रुपए का इंतजाम कर, वरना तेरे शरीर के इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी बीवी पहचान नहीं पाएगी। उस दौर में 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इस विरोधी की रकम को लाने की जिम्मेदारी दाऊद को दी गई। जब दाऊद के हाथों में वो भारी गड्डियां आईं तो उसके अंदर का शैतान जाग उठा। उसने पैसे का बड़ा हिस्सा छुपा लिया और थोड़ा सा जाकर आलमजेब को दे दिया। बाकी पैसा कहाँ है? दाऊद बोला, भाई बस इतना ही मिल पाया। लेकिन सच्चाई छुपी नहीं पाई। जब करीम लाला को असली खबर मिली तो दाऊद को बीच महफिल में घसीट कर लाया गया। उसे बेरहमी से पीटा गया, लातों, घूसों और डंडों से, और फिर गैंग से निकाल दिया गया। उस रात दाऊद ने फैसला कर लिया, अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा। वो खुद अपना साम्राज्य बनाएगा। और यहीं से शुरू हुई डी कंपनी की कहानी। दाऊद ने अपनी खुद की सिंडिकेट डी कंपनी की नींव रखी। उसने अपने भाइयों साबिर, इकबाल, अनीस और नूरा को अपने साथ मिला लिया। अब वो सिर्फ स्मगलिंग नहीं कर रहा था, वो एक पूरी पेशेवर फौज तैयार कर रहा था। दाऊद खुद एक एक लड़के को चुनता था। बॉम्बे की सड़कों पर अब रोज खून बहने लगा था। दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच की दुश्मनी अब नासूर बन चुकी थी। अंडरवर्ल्ड के पुराने डॉन हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल समझ चुके थे कि हवा का रुख बदल रहा है। ये नई पीढ़ी खून बहाने से बिल्कुल नहीं डरती। उन्होंने धीरे धीरे स्मगलिंग छोड़ दी और रियल एस्टेट और राजनीति का रास्ता अपना लिया। साल 1981, दादर के एक पेट्रोल पंप पर रात का सन्नाटा था। दाऊद का बड़ा भाई साबिर इब्राहिम अपनी कार में बैठा था। तभी अचानक पठान गैंग की गाड़ियां वहां आकर रुकी। उनमें से निकले हथियारों से लैस शूटर और फिर गोलियों की बौछार। कार के शीशे चकनाचूर हो गए।
साबिर का सीना गोलियों से छलनी हो गया और कुछ ही पलों में वो खून के तालाब में हमेशा के लिए शांत हो गया। उसी रात दाऊद पर भी जानलेवा हमला हुआ, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया। जब दाऊद अस्पताल पहुंचा और उसने अपने भाई की लाश देखी तो उसके अंदर का आखिरी इंसान भी मर गया। उसने कसम खाई, आज के बाद पठान गैंग का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। मैं उन्हें उनके घरों में घुसकर मारूंगा। ये बदले की आग थी जो अब सब कुछ जला देने वाली थी। आलम समझ चुका था कि दाऊद अब एक बेकाबू तूफान बन चुका है। अपनी जान बचाने के लिए वो रातों रात मुंबई छोड़कर गुजरात भाग गया। लेकिन दाऊद रुकने वालों में से नहीं था। उसने गुजरात में भी अपने पैर पसार दिए और वहां के मशहूर स्मगलर लल्लू जोगी से हाथ मिला लिया। उसका सिर्फ एक मकसद था, आलम को खत्म करना, किसी भी कीमत पर। लेकिन खेल यहां पलट गया। 1983 में गुजरात पुलिस ने छापा मारा और दाऊद अवैध हथियारों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। उसे जेल में डाल दिया गया। जेल की सलाखों के पीछे दाऊद को एहसास हुआ कि हर लड़ाई ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। जैसे ही वो बेल पर बाहर आया, वो वापस मुंबई लौट आया। अब वो इंतजार कर रहा था एक सही मौके का, और वो मौका आया 6 सितंबर 1983 को। 6 सितंबर 1983 मुंबई का सेशन कोर्ट। आलमजेब का भाई अमीरजादा एक पुराने केस में पेश होने वाला था। दाऊद जानता था ये काम किसी आम शूटर के बस की बात नहीं है। पुलिस हर चेहरे को पहचानती थी, इसलिए उसने मदद ली अंडरवर्ल्ड के उभरते नाम बड़ा राजन की। राजन ने चुना एक दुबला पतला कम उम्र का लड़का, डेविड परदेसी। चेहरा इतना मासूम कि कोई शक भी ना करे। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। जज अपनी कुर्सी पर, पुलिस हर तरफ तैनात, और कटघरे में खड़ा था अमीरजादा। तभी भीड़ के बीच से डेविड धीरे धीरे आगे बढ़ा। न घबराहट न डर, वो सीधे कटघरे के पास पहुंच गया। किसी ने रोका नहीं, किसी ने चेक नहीं किया, और फिर उसने धीरे से कहा, दाऊद भाई ने आखिरी सलाम भेजा है। अगले ही पल रिवॉल्वर बाहर निकली और धाएं धाएं धाएं, गोलियों की गूंज पूरे कोर्ट में फैल गई। अमीरजादा वहीं ढेर हो गया। कोर्ट रूम में चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने तुरंत डेविड को पकड़ लिया, लेकिन जो संदेश देना था वो पूरे देश तक पहुंच चुका था। दाऊद अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो अब डर बन चुका था। उस वक्त दाऊद पर कई गंभीर केस चल रहे थे, लेकिन सिस्टम की कमजोरी देखो, उसे बार बार जमानत मिल जाती थी। 1984 में जब उसके वकीलों ने फिर से बेल की अर्जी लगाई तो सरकारी वकील कोर्ट में चिल्ला उठा, माय लॉर्ड, ये कोई आम मुजरिम नहीं है, ये एक खतरनाक अपराधी है। बेल पर रहकर इसने नए जुर्म किए हैं, इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सिस्टम पहले ही खोखला हो चुका था और दाऊद को फिर बेल मिल गई। अब दाऊद समझ चुका था कि इस सिस्टम को खरीदा जा सकता है, पैसे से, ताकत से, डर से। उसने शुरू कर दी एक नई दुनिया, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग। बड़े बिल्डर, बिजनेसमैन, बॉलीवुड के सितारे सब उसके निशाने पर थे, और जो पैसा आया उसे उसने लगाया रियल एस्टेट में और बॉलीवुड में। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। मुंबई पुलिस के कुछ जाबाज अफसर अब उसके पीछे पड़ चुके थे और कानून का फंदा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। 1995 तक जब उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दाऊद भारत छोड़ चुका था और दुबई भाग गया था। लोगों को लगा अब डी कंपनी खत्म हो जाएगी, लेकिन असल खेल तो अब शुरू हुआ था। लेकिन असल खेल अब दुबई से शुरू हुआ। दुबई में बैठकर दाऊद ने अपने सिंडिकेट को एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह चलाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और बॉलीवुड के सितारे जब भी दुबई जाते उसके दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूलते थे। अफवाहें उड़ने लगी कि उसका रिश्ता एक बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस से है, लेकिन दाऊद के लिए ये सब सिर्फ पावर का खेल था। दुबई में बैठकर भी उसकी पकड़ मुंबई पर जरा भी ढीली नहीं हुई। उसने हर बड़े शहर में अपने एजेंट्स, हिटमैन और शूटर फैला दिए। उसका नेटवर्क अब पूरे भारत में फैल चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर दरारें भी शुरू हो चुकी थी। मुंबई में उसका काम संभाल रहा था उसका भरोसेमंद आदमी रमा नायक। रमा धीरे धीरे खुद को ही बॉस समझने लगा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दाऊद ने एक चाल चली, एक ऐसी चाल जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने पहले रमा के राइट हैंड बाबू रेशम को पुलिस के जरिए लॉकअप में डलवाया, और फिर
उसी लॉकअप के अंदर उसका कत्ल करवा दिया। इसके बाद दाऊद ने फोन किया, रमा, बाबू को महेश ढोलकिया ने मरवाया है। बस इतना सुनना था। रमा बदले की आग में अंधा हो गया। उसने दिन दहाड़े महेश ढोलकिया को मार डाला, लेकिन सच्चाई सामने आई तो बहुत देर हो चुकी थी। रमा को पता चला कि ये सब दाऊद की साजिश थी और फिर रमा नायक ने बगावत कर दी। अब दाऊद को 1 रुपया भी नहीं जाएगा। मुंबई का बॉस अब मैं हूं। यहीं से शुरू हुई एक नई जंग, डी कंपनी वर्सेस गवली गैंग। रमा नायक के बाद अरुण गवली भी कमान संभाली और मुंबई की सड़कों पर खून की नदियां बहने लगी। एक के बाद एक हत्याएं, एक के बाद एक बदले। दाऊद ने गवली के लोगों को मरवाया और गवली ने दाऊद के। ये जंग अब निजी हो चुकी थी। 1992 में अरुण गवली के खतरनाक शूटर शैलेश हल्दनकर ने दाऊद की जीजा इस्माइल पारकर का कत्ल कर दिया। दाऊद के लिए ये उसके घर, उसके परिवार पर सीधा हमला था। उसकी बहन विधवा हो गई थी। दुबई में बैठे दाऊद ने अपने सबसे खास और जानबाज शूटरों को ऑर्डर दिया, मुझे हल्दनकर मुर्दा चाहिए, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। शैलेश हल्दनकर उस वक्त एक पुराने हमले में घायल होने के कारण मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच भर्ती था। दाऊद के शूटर, जिनमें सुभाष सिंह ठाकुर और सुनील सावंत शामिल थे, AK-47 लेकर सीधे अस्पताल में घुसे। उन्होंने वार्ड में घुसते ही अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 400 से ज्यादा गोलियां चली। मरीज और डॉक्टर जान बचाने के लिए पलंगों के नीचे छुप गए थे। हल्दनकर को वहीं बिस्तर पर छलनी कर दिया गया और 2 हवलदार भी शहीद हुए। अरुण गवली भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने दाऊद के करीबी राजनीतिक मददगार मौलाना बुखारी की हत्या करवा दी, जो दाऊद के लड़कों को पुलिस से बचाता था। दोनों तरफ से रोज लाशें गिर रही थी। खुफिया एजेंसियां हैरान थीं कि कैसे एक अनपढ़ आदमी जो अंग्रेजी का एक वाक्य ठीक से नहीं बोल सकता, दुबई में बैठकर 5000 से ज्यादा गैंगस्टरों की एक फौज को एक मल्टीनेशनल कंपनी के CEO की तरह चला रहा है। दाऊद अपने दुश्मनों और गद्दारों के लिए एक क्रूर तानाशाह था, जो छोटी सी गलती पर भी मौत की सजा देता था। लेकिन अपने वफादार गुर्गों के लिए वो एक दरिया दिल मसीहा था। अगर किसी गुर्गे को गोली लगती या वो जेल जाता तो दाऊद पानी की तरह पैसा बहाता। वो उनके परिवारों का पूरा खर्च उठाता, उनकी बीमारियों का इलाज करवाता। 1992 के बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद भारत के हालात बदल गए। पूरे देश में दंगे भड़क उठे और यहीं पर एंट्री हुई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की। ISI ने दाऊद इब्राहिम में एक अचूक हथियार देखा। ISI के टॉप कमांडरों ने दुबई में दाऊद से कांटेक्ट किया। उन्होंने दाऊद को उसकी सुरक्षा, उसके काले व्यापार को पूरी दुनिया में बेरोक टोक चलाने और उसे हमेशा के लिए महफूज रखने का लालच दिया। इसके बदले में उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, दाऊद का विशाल तस्करी नेटवर्क, जिसका इस्तेमाल करके वो भारत में मौत का सामान भेज सके। दाऊद, जिसके अंदर का मुसलमान बाबरी मस्जिद की घटना से भड़का हुआ था और जिसके अंदर का व्यापारी नया मुनाफा देख रहा था, उसने अपनी देश का सौदा कर लिया। दाऊद ने गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री तटों के जरिए हथियारों और RDX की भारी कंसाइनमेंट भारत में उतारनी शुरू की। उसने अपने सबसे खूंखार और भरोसेमंद गुर्गे टाइगर मेमन को इस नापाक काम की जिम्मेदारी सौंपी। 12 मार्च 1993, मुंबई। वो काला दिन जब एक के बाद एक 12 सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे शहर को खंडहर और शमशान में तब्दील कर दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की गगनचुंबी इमारत से लेकर एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंचुरी बाजार और जावेरी बाजार तक हर जगह सिर्फ खून, चीखें, कटे हुए अंग और काला धुआं था। 250 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए और हजारों जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। वो दाऊद इब्राहिम जो कल तक सिर्फ एक स्मगलर था, अब भारत का सबसे बड़ा और सबसे वांटेड आतंकवादी बन चुका था। इन धमाकों के बाद डी कंपनी के अंदर भी दरार आ गई। छोटा राजन जैसे हिंदू गैंगस्टरों ने दाऊद का साथ छोड़ दिया और खुद को देशभक्त डॉन घोषित करते हुए दाऊद के खिलाफ जंग छेड़ दी। डी कंपनी अब पूरी तरह से एक आतंकी सिंडिकेट बन चुका था। 1995 तक आते आते दाऊद का सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए का आंका गया था, जो आज के समय के हिसाब से 6000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा है। शिपिंग, फूड प्रोसेसिंग, गारमेंट एक्सपोर्ट, बॉलीवुड फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट से लेकर ड्रग्स और हथियारों की ग्लोबल तस्करी तक दाऊद का ये खूनी साम्राज्य लंदन, स्विट्जरलैंड, दुबई, लागोस और कराची तक फैल चुका है। आज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की सेना और ISI की कड़ी सुरक्षा में कराची के पॉश क्लैफ्टन इलाके में एक कायर की तरह छिपा बैठा है। उसे पाकिस्तानी मिलिट्री की बैकिंग हासिल है और वो बदले में उनकी डर्टी ऑपरेशंस की फंडिंग करता है। दोस्तों, ये थी दाऊद इब्राहिम की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें
और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।